हे एवरीबॉडी, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स डायरी। आज हम प्रोनाउन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किया था, जिसमें हम पर्सनल और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी ही अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो टू सेंटेंसेस को कंबाइन करता है और एंटीसीडेंट और नाउन के साथ अपनी विशेषता को प्रकट करता है। ये क्या करेगा? इट कंबाइंस टू सेंटेंसेस एंड शो द रिलेशनशिप विथ सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन, कॉन्टिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड वन है रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन होता है, ये अपने सब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट नहीं करता, ये सब्जेक्ट की विशेषता को नहीं बताएगा, और रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा। किसको? सब्जेक्ट की विशेषता को। कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो वर्ड्स हैं हमारे पास who, whom, that, which। ये हमारे पास 4 वर्ड है जिनका यूज़ करके हम कॉन्टिन्यूएटिव और रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 2 वर्ड हैं who और which, who और which का ही कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन चेंज होता है, बाकी that और whom का कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन कन्वर्ट नहीं होता है। who एंड which का कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन चेंज होगा, और कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन में अपने सब्जेक्ट की विशेषता को ये प्रोनाउन नहीं बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँ, I met Ram who returned my book, I met Ram who returned my book। यहाँ पर सब्जेक्ट की विशेषता I की विशेषता इस सेंटेंस में प्रकट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। I broke my slate, which I bought yesterday। तो यहाँ पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो I है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमें I की विशेषता को नहीं बता रहा है, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। तो देखिए हमारे पास 2 वर्ड आए who एंड which। तो who एंड which ही 2 ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिसको हम कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। तो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन में जो हमने 4 वर्ड्स डिस्कस किए थे, who, whom, that, which, उन चारों को हम जो है वो किसी सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, और ये चारों वर्ड्स जो है वो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन में who, whom, that, which 4 चारों वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। अब हम इसको एक सेंटेंस में कवर करते हैं। I know the boy who abused you। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है I, उसकी
विशेषता प्रकट की जा रही है। आई नो द बॉय, कि मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें अब्यूज़ किया। अगर हम इसको नेक्स्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करें, टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल, टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल whom you want to help, you want to help। यहाँ पर एक वर्ड who यूज़ हो गया, दूसरा वर्ड whom यूज़ हो गया, दूसरा वर्ड whom यूज़ हो गया। इसके बाद I read the book, I read the book that you gave me, you gave me। तो देखिए हमारे पास 3 सेंटेंसेस हो गए, विच से हमने ऑलरेडी ही सेंटेंस कन्वर्ट कर लिया था। who, whom, that, इन तीनों वर्ड्स का यूज़ करके हमने रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट या अपने सब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट कर रहा होता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की, जो कि है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive, this is fourth kind of pronoun and called distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में किसी पर्सन या किसी थिंग में से प्रत्येक को इंडिकेट करे, हर एक को इंडिकेट करे। सेंटेंस में कितने भी आदमी हैं, कितनी भी कमोडिटीज़ और कितनी भी थिंग है हमारे पास, उनमें से जब हम ईच को और प्रत्येक कमोडिटी और पर्सन को इंडिकेट करेंगे तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे होंगे। इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं ईदर, नीदर, ईदर, नीदर, नन, नन, ईच, एनी। ईदर और नीदर 2 पर्सन के लिए और 2 थिंग्स के लिए को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नन, 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 नो वन, एनी वन। नन, नो वन, एनी वन, ये 2 पर्सन के लिए, 2 और मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, मोर देन 2 पर्सन के लिए। एंड ईच भी हमारा मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ईच मोर देन 2 पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर भी हमें वर्ड्स ईदर, नीदर, नन, ईच, एनी देखने को मिले तो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब ईदर और नीदर का यूज़ 2 पर्सन को इंडिकेट करने के लिए या 2 थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नन, नो वन, एनी वन, मोर देन 2 पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ईच का यूज़ भी मोर देन 2 पर्सन्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फॉर्म करें तो कैसे करेंगे? ईट ईदर ऑफ दीज 2 बनानास, ईट ईदर ऑफ 2 बनानास। क्योंकि हमने क्या बोला, जो ईदर और नीदर वर्ड्स है हमारे पास वो 2 कमोडिटी के बीच में बात करेंगे। इसके बाद नीदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज टॉल। जब 2 लोगों की बात हो रही होगी तब हम ईदर और नीदर का यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ 2 सिस्टर्स आर टॉल। अगर हम इसका थर्ड सेंटेंस कन्वर्ट करें, एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स, एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स, any of these 5 girls may dance।
एनी का यूज़ मोर देन 2 पर्सन्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने 5 वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर लिया। बट ईदर और नीदर में हम सिर्फ 2 लोगों की ही, 2 कमोडिटी या 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे 5th काइंड ऑफ प्रोनाउन की, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है। डेमोन्स्ट्रेट दिखाता है, ये किसी नाउन को दिखा रहा होता है। इट इंडिकेट्स नाउन। इसके लिए हम जो वर्ड्स यूज करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज का यूज़ उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो हमारे नज़दीक होती हैं चीज़ें। थिंग्स विच आर नियर टू अस। थिंग्स विच आर नियर टू अस। दैट और दोज का यूज़ उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। विच थिंग्स आर फार फ्रॉम अस। विच थिंग्स आर फार फ्रॉम अस। दिस और दीज। दिस जो है वो नज़दीक वाली चीज़ों के लिए, सिंगुलर चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और दोज जो है वो नज़दीक की चीज़ों में प्लूरल थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट जो है वो दूर की चीज़ों के लिए सिंगुलर है, और दोज जो है वो दूर की चीज़ों के लिए प्लूरल वर्ड है। दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या हो गए, ये वो वर्ड्स हैं जिसमें हम नाउन को इंडिकेट कर रहे होते हैं या नाउन को दिखा रहे होते हैं, उसकी ओर संकेत कर रहे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है दिखाना। तो यहाँ पर हम किसको दिखा रहे होते हैं, हम नाउन को दिखा रहे होते हैं। इसके बाद जैसे हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दैट इज माई पेन। दिस मतलब वो चीज़ मेरे नज़दीक है, और दैट मतलब वो जो मेरा पेन है वो मुझसे बहुत दूर है। तो देखिए दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मेरे नाउन को दिखा रहे हैं या नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो वर्ड जो हमारे नाउन को इंडिकेट कर रहे होते हैं वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिससे हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग का बोध नहीं होता है, उसकी हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें किसी वस्तु या किसी पर्सन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इनडेफिनेट होगी, आधी अधूरी होगी, हम यहाँ मिला जुला कर बोल देंगे। प्रॉपर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इस प्रोनाउन में हमारे पास नहीं होगी। जैसे इनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात हो रही है। वन, नन, some, many, somebody, anybody, nobody, others and all। ये सारे हमारे पास वर्ड्स हैं जो ये दिखाएंगे कि हमारी इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात हो रही है। वन, नन, सम, मैनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अदर्स एंड ऑल। इनको हम कुछ सेंटेंसेस में फॉर्म करते हैं। मैनी ऑफ देम, अगर हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन को सेंटेंस में कन्वर्ट करें, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स मैनी है,
मैनी ऑफ द मतलब उनमें से बहुत सारे लोग इंडियंस थे, बहुत सारे थे पर कितने थे, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बहुत सारे थे पर कितने थे ये हमें नहीं पता है, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके बाद वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर जो वर्ड वंस है वो भी क्या है, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन को शो कर रहा है। डोंट अब्यूज अदर्स, कि दूसरों को अब्यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड है ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिससे काम का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। कोई काम किया जा रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट को उठाना पड़ रहा है। सेवेंथ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काम का जो भार है, काम का बर्डन या बोझ जो है वो किसको उठाना पड़ेगा, काम का बर्डन सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। सब्जेक्ट जो भी उस काम को कर रहा होता है या जो काम को करने वाला होता है उसके ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काम का बर्डन पड़ता है। क्लियर है? इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे आप कैसे पहचान करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है? वर्ड्स हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ये वर्ड्स हैं योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ। किसको हर्ट किया, सब्जेक्ट को ही। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ऊपर इस काम का प्रभाव पड़ रहा है ना। हर्ट किसको किया, हर्ट किया सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो काम हो रहा था वो उसका प्रभाव सीधे ही डायरेक्टली ही उसका इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाए, यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यू क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और योर सेल्फ कि तुम्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तो जो काम का बर्डन है वो भी यहाँ पर यू के ऊपर यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम इसका कन्वर्ट करें, ममता डिसीव हर सेल्फ, ममता डिसीव हर सेल्फ। अब क्या हुआ, यहाँ पर हर सेल्फ है और यहाँ पर ममता क्या है, ममता नाउन है और उसने किसको डिसीव किया, खुद को ही डिसीव कर दिया। जहाँ पर भी हमारे सेंटेंस में जो काम का बोझ है, काम का बर्डन और भार है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा होता है, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। It is eighth kind of pronoun, reciprocal pronoun। ये जो प्रोनाउन है वो दो सेंटेंसेस को मिलाकर बनता है और रिलेशनशिप को शो करता है उन प्रोनाउन के बीच में। दो, इट कंबाइंस टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेगा, या दो प्रोनाउन को भी ये कंबाइन कर लेगा, दो प्रोनाउन को कंबाइन करेगा और उसके बाद उसके साथ ये रिलेशनशिप को, उस प्रोनाउन के साथ ही रिलेशनशिप को शो करेगा। इसके लिए जो वर्ड्स है हमारे पास, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, जिसमें दो प्रोनाउंस को कंबाइन किया जाता है और सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप को शो किया जाता है। अगर हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो सेंटेंस बनेगा द टू नेबर्स abuse each other. नेक्स्ट सेंटेंस होगा द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों ही हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल हमारे पास हो गए ईच अदर, वन अनदर, जिसमें दो प्रोनाउंस को कंबाइन किया जा रहा है और उसके रिलेशनशिप को भी शो किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोनाउन आता है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जोर डालने के लिए यूज़ होता है और ये सेम हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही काम करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन ये चीज़ों को और सेंटेंस में किसी चीज़ को जोर डालने के लिए यूज़ किया जाएगा, जोर डालने के लिए। और ये किसकी तरह दिखता है? एम्फेटिक प्रोनाउन सेम एज इट इज़ होता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। जैसे अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या बोला था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वर्ड्स थे। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये वर्ड्स होंगे। बट ये कैसे, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है? दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में चीज़ों के ऊपर जोर डालने के लिए चीज़ों के ऊपर जोर डाला जाता है। जैसे अगर हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें, सेंटेंस बन जाएगा आई माई सेल्फ विल लेफ्ट द बंडल। आई माई सेल्फ will left the bundle। अब यहाँ पर क्या है, जोर दिया गया है कि I myself, कि मैं खुद ही इस बंडल को छोड़ दूंगा। यहाँ पर क्या है, खुद के लिए ही सब्जेक्ट को इंडिकेट किया जा रहा है और सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि I myself, मैं खुद ही छोड़ दूंगा इस बंडल को। You yourself can study, you yourself can study, कि तुम्हें अपने आप ही स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें भी क्या है, योर सेल्फ के ऊपर चीज़ों को जोर दिया जा रहा है, चीज़ों को। तो यहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम, दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि देमसेल्व्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो जिन भी चीज़ों में जोर दिया जा रहा होता है वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा एज इट इज़ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह दिखता है, जिसमें हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं पहचान करने के लिए, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।